7 फरवरी 1983। अंटार्कटिका का दिल चीरते हुए एक विशाल रूसी रिसर्च वेसल पोलारिस डॉन बर्फीले पानी में धीरे धीरे रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ बस बर्फ थी, आकाश बादलों से ढका हुआ था और दूरियां कहीं दिखाई नहीं देती थीं। जहाज पर सवार थे 13 वैज्ञानिक, दुनिया के चुने हुए बेहतरीन दिमाग। उनके साथ थे 2 वफादार शेफर्ड डॉग्स, आर्कटिक और लूना। पास था बस 1 महीने का राशन और अनगिनत सवाल जिनका जवाब उन्हें यहाँ की बर्फ में खोजना था। यह कोई साधारण अभियान नहीं था, यह मिशन था उस हिस्से तक पहुंचने का, उस बर्फीली जमीन तक जिसे अब तक किसी इंसान ने छुआ ही नहीं था। हर चेहरे पर आत्मविश्वास था, हर आंखों में इतिहास लिखने का सपना। सोचिए दोस्तों, ऐसी जगहों पर पहला इंसान होने का गर्व, ये एहसास ही किसी को हमेशा के लिए अमर कर देता है। जहाज पर माहौल पहले कुछ दिनों तक शांत था। कोई अपने कैबिन में मैप्स देख रहा था और कैलकुलेशंस बना रहा था, कोई समुद्री बर्फ के सैंपल टेस्ट कर रहा था, तो कोई बस सीट पर टिक कर डायरी लिख रहा था। कप्तान नतालिया वोल्को ब्रिज पर थी। उनका अंदाज कठोर था, लेकिन दिल से वो अपनी टीम की हर धड़कन को महसूस करती थी। वो जानती थी कि इस यात्रा में उनका हर फैसला किस कदर कीमती है। युवा वैज्ञानिक लियोनिद जहाज का सबसे उत्साही सदस्य था। उसके चेहरे पर न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। कैप्टन, जरा सोचिए, अगर हम उन प्राचीन ग्लेशियर के नीचे जीवन रूपों को ढूंढ पाए तो इतिहास की किताबों में हमारा नाम हमेशा रहेगा। प्रोफेसर ग्रेगोरी, जो सबसे उम्र दराज थे, हल्की मुस्कान से बोले, हिस्ट्री सिर्फ जीतने वालों को याद रखती है बेटे, लेकिन यहाँ जो सफर है ये मेरे लिए साइंस से ज्यादा सर्वाइवल का टेस्ट है। ये बात धीरे धीरे सच होती हुई लगने लगी। 5वां दिन, दोपहर के ठीक 2 बज चुके थे। अधिकांश लोग अपने कैबिन में आराम फरमा रहे थे। बाहर का मौसम हल्की ठंडक लिए हुए लेकिन पूरी तरह शांत नजर आ रहा था। ब्रिज पर खड़ी कैप्टन नतालिया घंटों से नजरें जमाए खड़ी थीं। उनकी आईलिड्स भारी हो रही थीं। उन्होंने सोचा, बस एक झपकी, एक पल के लिए, और उसी पल धम, एक जोरदार झटका लगा। ऐसा झटका जैसे पूरा जहाज किसी दानवी हाथ ने पकड़कर खींच लिया हो। कंपन, चीख और हड़कंप। सारे साइंटिस्ट कैबिन से बाहर भागे। क्या हुआ? अर्थक्वेक? क्या हमने आइसबर्ग को टक्कर मार दी? कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, इंजन फुल अहेड, रिवर्स, कोशिश करो। लेकिन हैरानी की बात यह थी, जहाज जरा भी हिल नहीं रहा था, मानो किसी छुपी हुई शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। टीम ने तुरंत अपने सदस्यों को बाहर जांच के लिए भेज दिया। साइंटिस्ट एंड्री फ्लैशलाइट लेकर बर्फ पर आगे बढ़ा। उसकी सांस उसकी आंखों पर जम रही थी। उसने चारों तरफ देखा और होश उड़ गए। जहाज पोलारिस डॉन 2 विशाल ग्लेशियरों के बीच सैंडविच की तरह फंसा था। इससे निकलना इंसानी ताकत से नामुमकिन था। हम फंस गए हैं, एंड्रे की कांपती आवाज रेडियो पर गूंजी। पूरा जहाज सन्नाटे में डूब गया। अब एक ही उम्मीद थी, रेडियो। उन्होंने तुरंत पावरफुल ट्रांसमीटर ऑन किया और हेल्प कॉल भेजी। मैडे, मैडे, दिस इज रिसर्च वेसल पोलारिस डॉन, वी आर ट्रैप्ड इन द आइस, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट असिस्टेंस। लेकिन दूसरी ओर से सिर्फ साइलेंस। कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी उस समय इतनी एडवांस नहीं थी। उन्होंने सोचा शायद सिग्नल में दिक्कत हो, लेकिन असली खतरा टेक्नोलॉजी नहीं था, असल खतरा था मौसम। दोस्तों, अंटार्कटिका का मौसम वो दुश्मन है जिसका कोई चेहरा नहीं होता, जिस पर कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं। शाम ढलते ही आसमान का रंग बदलने लगा। सूरज थोड़ी देर पहले तक बर्फ पर चमक रहा था, अब कहीं गुम हो गया और अचानक बाहर हवाएं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीखने लगीं। एक स्नोस्टॉर्म जिसने पूरे जहाज को अपने शिकंजे में ले लिया। कप्तान चिल्लाई, सब लोग जहाज के अंदर रहो, डोर्स लॉक करो। टीम के लोग केबिन्स में दुबक गए और अगले 3 दिन जहाज मौत और जिंदगी के बीच कैद रहा। सोचिए दोस्तों, बाहर तूफान जहाज को नोच रहा था। उसकी दीवारें कांप रही थीं। आवाजें ऐसी आ रही थीं जैसे कोई दरिंदे ने उसे चबाना शुरू कर दिया हो। अंदर लोग एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे, दिल की धड़कनें गिन सकते थे। कोई नहीं जानता था अगला पल उनका आखिरी है या नहीं। हर मिनट एक सदियों जैसा भारी। जब आखिरकार तूफान थमा, वो धीरे धीरे बाहर निकले और जो नजारा उनकी आंखों के सामने आया वो अनबिलीवेबल भी था और डरावना भी।
हर तरफ बस सफेद चादर, अनंत होराइजन, इतना शांत जैसे पूरी धरती एक कब्रिस्तान बन गई हो। लेकिन इस साइलेंस के बीच सबसे खतरनाक चीज थी होपलेसनेस। उन्होंने फिर रेडियो ट्राई किया, लेकिन फिर वही साइलेंस, वही खामोशी। दिन बीते, 10 दिन, 15 दिन और एक भयानक हादसा। साइंटिस्ट पेट्रोव इंजन कैबिन में गया था। उसने सोचा शायद इंजन को दोबारा स्टार्ट करके जहाज को बाहर निकाला जा सके। उसने जोर लगाया, स्पार्क उठा और अचानक जहाज के कमजोर हिस्से में आग लग गई। फायर फायर! पल भर में आग पागलपन की तरफ फैल गई। टीम दौड़ी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मैसिव धमाका हुआ और पोलारिस डॉन 2 हिस्सों में टूट गया। भारी आयरन प्लेट्स क्रैक करती आवाज के साथ बर्फीले समंदर में समा गई। टीम के 12 लोग जैसे तैसे बर्फ पर कूद कर बाहर निकले, लेकिन साइंटिस्ट बोरिस वहीं फंस गया। उसका चीखना सुना सबने, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। वो आग और बर्फीले पानी में सदा के लिए गायब हो गया। अब उनकी आंखों के सामने सिर्फ 2 विकल्प थे, या तो मदद का इंतजार करें या फिर 200 किलोमीटर दूर मौजूद दूसरे रिसर्च बेस तक पैदल निकलें। बुजुर्ग प्रोफेसर ग्रिगोरी बोले, ये खुदकुशी होगी। बर्फीले रेगिस्तान में पैदल चलना मतलब मौत को न्योता। लेकिन लियोनिद ने जोर देकर कहा, कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। यहां बैठे रहना तो धीरे धीरे मरने जैसा है। टीम बट गई। कप्तान नतालिया शांत खड़ी थी। फिर उन्होंने कहा, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इंतजार करेंगे, शायद हमारा मैसेज देर से पहुंचे, कोई जरूर आएगा। उन्होंने फिर से इंतजार चुना, लेकिन फूड बहुत कम बचा था। भूख, डर और ठंड सब मिलकर हर किसी के नर्व्स तोड़ रहे थे। दिन बीते, डे 20। अब मदद की उम्मीद पूरी तरह टूटी जा रही थी। खाना लगभग खत्म। नतालिया ने आखिरकार कठोर फैसला लिया, अब और नहीं, जितना है पैक करो, हम पैदल निकल रहे हैं। कदम बढ़ाए थे वो एक सुनसान सफेद रेगिस्तान में, जहां चारों तरफ बर्फ का सन्नाटा था और हर सांस फफकती हुई ठंडी हवा लेती। हर खिंचाव, हर चलने की कोशिश मौत के खिलाफ जंग थी। उनके पास बचा हुआ सामान कंधों पर लाद कर 2 वफादार शेफर्ड डॉग्स आर्कटिक और लूना धीमी चाल से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। शुरुआत में उन्हें लगता था कि वो कुछ दूर तक चलकर तुरंत रिसर्च बेस तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अंटार्कटिका का तापमान दिन ब दिन घटता ही जा रहा था। हवाएं इतनी तेज हो रही थीं कि चलता जाना एक दुआ मांगने जैसा बन गया था। यदि हम अटक गए तो मरना तो निश्चित है, हवाओं की गरज में लियोनिद ने घबराते हुए कहा। कप्तान नतालिया ने हौसला बढ़ाते हुए जवाब दिया, भूख हमें तोड़ सकती है, लेकिन उम्मीद हमें जिंदा रखेगी। दिन बीतते गए और भूख ने उनके शरीर को भीतर से खोखला कर डाला। राशन खत्म हो चुका था, अब शिकार ही उनकी जिंदगी बचा सकता था। पर हवा की ठंडक और चमकदार बर्फ के साम्राज्य में जानवरों का मिलना इतना आसान नहीं था। वीरानी में ऐसा लगता था जैसे वो अकेले इस भयावह सफेद मरुस्थल में फंसे हैं। लूना कमजोर पड़ चुकी धीरे से उनके पैरों के पास बैठती, मानो कह रही हो, थोड़ा और सहो। खाना ढूंढने की कोशिश में वे कई बार सील्स और फिश को शिकार करने गए, पर प्रकृति की ये आवाजाही उनके लिए पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं। कई बार यानी वे सफल हुए तो कई बार वे भूखे प्यासे खाली हाथ लौटे। उनके शरीर कमजोर होते गए और मनोबल गिरता गया। छोटी छोटी बातों पर छिड़ने वाले झगड़े आम हो गए। भूख, ठंड और अनिश्चितता मिलकर कुल्हाड़ी चला रही थी। प्रिय दोस्तों, सोचिए, ये मानसिक कारण भी उतने ही खतरनाक थे जितना बाहर का ठंडा तूफान। कभी कभी जीवन नहीं टिकता तब तक जब तक दिमाग टूटता है। हर छोटी बहस उनकी दोस्ती, इंसानियत और टीम में सामंजस्य को चुनौती देती थी। 28वें दिन एक बड़ी चोट लगी जब आर्कटिक पहले से कमजोर कुत्ता चल बसा। उन्होंने माना कि वो सिर्फ जानवर नहीं था, वो एक परिवार का सदस्य था जो उन्होंने ठंडी हवाओं और मौत की लड़ाइयों में अपनाया था। कुछ सदस्यों ने डरे हुए मन से कहा, क्या हम इसे खा लें जिंदा रहने के लिए? पर बाकी ने गरज के साथ इनकार किया। उन्होंने फैसला किया कि इंसानियत भूख से बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने आर्कटिक को बर्फ में दफनाया और उसका ऊपर एक पत्थर रखा, उसकी याद में। काटता हुआ दर्द था ये, भूख के बीच इंसानियत के अंतिम काबू की लड़ाई। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। 35वें दिन उनकी पहली इंसानी मौत हुई। बायोलॉजिस्ट इवान
जो फ्रॉस्टबाइट से जूझ रहा था, उसकी ठंडी हथेलियों ने दुनिया को छोड़ दिया। आंखों के सामने टूटता हुआ पहला गहरा सूनापन। उनकी मृत्यु ने उस सन्नाटे पर ठंड की एक और परत चढ़ा दी, एक उम्मीद जो अब सिर्फ याद बनकर रह गई। पर उसी अंधेरे में एक आशा की किरण झलक गई। लियोनिद और नतालिया ने मिलकर एक सील का शिकार कर लिया। अब उनके पास पूरे 10 दिनों का भोजन सुरक्षित हो गया। ये एक छोटी सी जीत थी, मानो मौत पर एक वार। थकी हुई जिंदगियों में ये उम्मीद की हल्की किरण थी, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। दिन बीतते गए। भूख के अलावा अब उनका दिमाग भी टूटने लगा था। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां शुरू हुई। एक दिन दूर बर्फ पर एक रोशनी मिली, जैसे कोई जहाज हो। उनके थके हुए दिलों ने चिल्ला चिल्ला कर खुशी से स्वागत किया, लेकिन वो खुशियां थोड़ी ही देर टिक सकीं, क्योंकि वो सिर्फ बर्फ पर चमकीली रोशनी का धोखा था, एक हल्यूसिनेशन। उनके टूटते मस्तिष्क की पहली गलती। और फिर एक तेज तूफान ने उनका एक टेंट फाड़ दिया और कुछ जरूरी दवाइयां उड़ गईं। भीतर डर था, बाहर मौत। 120वें दिन प्रोफेसर ग्रिगोरी ने बर्फ की एक पतली परत पर गलती से पैर रखा। वह अचानक सेकंडों में बर्फीले पानी में समा गए। उनके साथ का सबसे बड़ा धक्का था यह। अब टीम में मौजूद सबको लगा कि इंसानियत और भूख की लड़ाई एकदम चरम पर पहुंच गई है। क्या वे अपने मर चुके साथी का मांस खाएंगे? यह सवाल उनकी इंसानियत के लिए एक बड़ा हमला था, लेकिन उन्होंने ठाना वे मर जाएंगे पर हैवान नहीं बनेंगे। 130वें दिन एक हल्की खुशी आई जब उन्होंने 12 हिरणों का झुंड देखा। उन्होंने जाल बिछाया, पर भूखे और कमजोर शरीर के साथ तेज जानवरों को पकड़ना नामुमकिन था। कैप्टन नतालिया ने खुद भी एक हिरण पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गिरकर चोटिल हो गई, पर वे सफल नहीं हो पाई। रास्ते में वे एक पुराने टूटे हुए विमान के मलबे से भी गुजरे, जहां कोई नहीं था, खाली धातु का ढेर। पर तभी उनका सामना हुआ अंटार्कटिका के असली राजा से, एक विशाल पोलर बेयर जो नरभक्षी की तरह उनसे भिड़ गया। लूना ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस भालू पर टूट पड़ी। टीम ने भी हिम्मत दिखाई, इतना कि फ्लेयर गन से भालू को डराकर भागना पड़ा। लेकिन इस लड़ाई में लूना को हमेशा के लिए खो दिया। भालू ने एक सदस्य पावेल को भी घायल कर दिया, जिसने बाद में इन्फेक्शन की वजह से जान गंवा दी। अब उनके पास जान बचाने का आखिरी तरीका था, लूना का शरीर। भारी मन से आंसुओं के बीच उन्होंने अपने उस प्यारे साथी को खाकर जिंदगी बचाई। मौतों के आगे अब उनकी भावनाएं मर चुकी थीं। हर मरने पर पहले जैसा दुख नहीं होता था, बस डर था, अगला नंबर किसका। और फिर वो दिन आ गया जिसको लेकर वो सबसे ज्यादा डरे हुए थे। 6 महीने की लंबी रात। अब उनके सामने बर्फ के अंधेरे वन थे। रात के सिर्फ 6 महीने होंगे। रूह कपा देने वाला अंधेरा, अंधकार और भी सघन हो गया और वे मार्ग भटक गए। मैप्स के मुताबिक मंजिल करीब थी, लेकिन असल में वे उससे बहुत दूर जा चुके थे। एक ही रात में 2 और सदस्यों की मौत हो गई। उनके शरीर थक चुके थे, हारे हुए थे। ये टीम अब सिर्फ 7 मेंबर्स की रह गई थी। ये सब देखकर कैप्टन नतालिया का भी सोचने समझने का तरीका बदलने लगा। शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से वो बीमार पड़ गईं। उनका नेतृत्व कमजोर पड़ने लगा। एक त्योहार रात मानसिक रूप से संतुलन खो चुकी एलेना अपने टेंट से बाहर निकली और उस तूफान में खो गई। काफी दिनों बाद उनकी जमी हुई लाश मिली। कुछ दिन बाद टीम के एक और बुजुर्ग सदस्य ने अपनी आंखें नहीं खोली। अब केवल 5 मेंबर्स बचे थे। 300 दिन बीत चुके थे। 13 लोगों का सफर जो इतिहास बनने निकला था, अब 5 की जिंदा लाशों जैसा था। उनके पास बचा था सिर्फ हारने का डर और जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद। अंधेरे का साया अब उनके ऊपर सघन बादल की तरह छा चुका था। 6 महीने की लंबी रात की शुरुआत हो चुकी थी। आकाश पर सूरज की एक किरण तक नजर नहीं आती थी। ठंडी हवा ऐसी चलती कि जैसे बर्फीले चाकू हवाओं के झोंकों से हवा में तैर रहे हों। चारों तरफ बस काली परत फैली थी जो उम्मीदों को धीरे धीरे निगल रही थी। कैप्टन नतालिया और बाकी बचा हुआ दल अब मात्र 5 लोग थे। 5 जिंदा दिल लेकिन थके हुए इंसान, जिनकी हड्डियां ठंड से जमी हुई थीं और मन टूट चुका था। उनके पैरों के निशान बर्फ पर धुंधले से बन रहे थे, पर कहीं मंजिल नजर नहीं आ रही थी। हम सही रास्ते पर हैं ना? लियोनिद ने पूछा, पर उसकी आवाज में थकान साफ दिख रही थी।
मैप तो कहता है कि रिसर्च बेस लगभग 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह बर्फ का मैदान किसी जाल से कम नहीं। प्रोफेसर ग्रिगोरी ने जवाब दिया। उसकी धीमी आवाज में हिम्मत हारने की गंध थी। इस लंबे अंधकार में उनके भीतर की लड़ाई कम नहीं थी। भूख, ठंड और थकान के अलावा मन की दीवारें सिर से ऊपर उठ गई थीं। छोटे छोटे झगड़े, अजीब हेलुसिनेशंस और बेतुके ख्याल मानसिक अवस्था को बिगाड़ रहे थे। एक रात मानसिक रूप से अस्थिर एलेना, जो टीम की सबसे संवेदनशील सदस्य थीं, तूफान की चपेट में आकर गायब हो गई। उनका परिवार नहीं था, लेकिन ये लोग जैसे उनका परिवार बन गए थे। उनकी जमी हुई लाश कई दिनों बाद वहीं मिली। थोड़े दिनों बाद टीम का सबसे अनुभवी सदस्य भी अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर बैठा। एक और जिंदगी जो इस लड़ाई में हार गई। अब वे सिर्फ 3 बचे थे। 300 दिन बीत चुके थे। जो शुरुआत में इतिहास बनाने निकले थे, अब जिंदगी की हसरत में लड़ते हुए जिंदा लाशों की तरह बर्फीले समंदर में तैर रहे थे। उनके दिलों में डर बस गया था कि अगला कौन मौत के शिकंजे में फंसने वाला है। कई लोग शारीरिक चोटों और फ्रॉस्ट बाइट के कारण उंगलियां खो चुके थे और मानसिक सदमा भी साफ झलक रहा था। टेंट में एक सन्नाटा था जो हर किसी के अंदर की टूटन दिखा रहा था। फिर उसी रात तभी उन्होंने दूर एक हल्की सी सीधी रेखा देखी। एक एंटीना, एक टावर का संकेत। यह उनके दिमाग का कोई भ्रम आदर्श हो सकता था, पर वह रेखा जमी हुई बर्फ पर थी और हिल नहीं रही थी। यह छोटी सी आशा उनके भीतर सारी बची खुशियां जगा गई। उनकी जुबान पर कहा था कोई, बस अब हम बचेंगे, बस अब हम बचेंगे। वहां से उनका आखिरी सफर शुरू हुआ। गिरते, खिसकते, उठते, नीचे टिकते, एक दूसरे को खींचते हुए। हर झटका पहाड़ सा भारी था। हर सांस एक मुकाबला, हर कदम मौत से टक्कर थी। घंटों की उस मेहनत के बाद वे रिसर्च सेंटर तक पहुंचे। कैप्टन नतालिया 2 मेंटेनेंस वर्कर्स को देखकर बच्चों की तरह रो पड़ी। अब तीनों को तुरंत बेस कैंप पर पहुंचा दिया गया। इलाज शुरू हुआ। शरीर टूटे थे, दिमाग पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। कुछ शरीर के हिस्से गंवाने पड़े और कुछ को पूरे जीवन के लिए मानसिक दर्द झेलना पड़ा। कई महीनों बाद जब वे मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर उनकी 301 दिन की लड़ाई के हर दर्द, हर उम्मीद और हर मौत की कहानी साफ झलक रही थी। यह उनकी कहानी थी जो लेखक अलेक्जेंडर वोल्कोव ने अपनी किताब द व्हाइट लेब्राथ, ये सिर्फ सर्वाइवल का किस्सा नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत, जज्बे और उम्मीद की कहानी थी जिसने मौत को भी मात दी। 13 लोग निकले थे इतिहास बनाने और खुद बन गए इतिहास। दोस्तों, ये कहानी केवल बर्फीले तूफान और मौत का मुकाबला नहीं थी, बल्कि ये थी इंसानियत, हौसले और उम्मीद की। जब सब कुछ टूटा तब भी इन लोगों ने हार नहीं मानी। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका हौसला। हम सब के अंदर भी यही जज्बा है जो हमें सबसे अंधेरे में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें ऐसी और अनसुनी कहानियां लेकर आने की ताकत मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नई कहानियां आपके पास पहली बार पहुंचे। नीचे कमेंट्स में बताइए आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा कौन सा पल टच किया। क्या आपने कभी ऐसी किसी मुश्किल का सामना किया है? आखिर में याद रखिए, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर हौसला और उम्मीद कायम रखी जाए तो मुश्किलें भी रास्ता बन जाती हैं। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जियो वो कहानी जो किसी को हिम्मत दे सके। शुक्रिया।